एक गांव में एक मोटा साहूकार रहता था। वो बहुत आलसी और बेईमान था। दिन भर अपनी दुकान पर बैठा नौकरों पर हुक्म चलाता और ग्राहकों को सामान को कम तौल के देता। बाबूजी 2 किलो आटा दे दीजिए। अरे दीनू, जरा इस हरिया के लिए आटा तो तौल दे। जी सरकार। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? पूरी दुकान इसे दे देगा क्या? अरे पर सेठ जी, मैंने तो 2 ही किलो। मुझसे जुबान लड़ाता है, कल से काम पर मत आना। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए सेठ जी, गलती से ज्यादा तौल दिया। दीनू थैले में से 200 ग्राम आटा कम कर देता है। सेठ जी, ये आटा तो कम है। कम है तो जा कहीं और से ले ले। कैसे कैसे फटीचर आ जाते हैं मुझे नाप तोल समझाने। पर आप तो जानते हैं सेठ जी, इस गांव में सिर्फ एक आपकी ही तो दुकान है। हम गरीबों पर दया करिए, बड़ी मेहनत के पैसे लेकर आए हैं। अरे तो मेरा आटा क्या मुफ्त का है? लेना है तो ले, वरना चलता बंद है। हरिया आटे की थैली उठाकर दुखी मन से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विजय अपने कमरे में बैठा है। अरे मोहन, तुम आओ आओ। भाग्यवान, सुनती हो? मेरा बचपन का सखा आया है। जरा जल्दी से बढ़िया भोजन का प्रबंध करो। कैसा है विजय? तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये बंगला, गाड़ियाँ। अरे बस सब दिमाग का खेल है। तेरी सुनारी की दुकान कैसी चल रही है? बस मित्र, सुख से रोटी की व्यवस्था हो जाती है। अरे थोड़ी बुद्धि लगा तो रोटी के साथ साथ नोटों की भी व्यवस्था हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे गांव में सिर्फ एक तेरी ही सोने चांदी की दुकान है। अगर तू थोड़े नुकसान में भी लोगों को सामान देगा तो उन्हें तो लेना ही पड़ेगा ना, वरना बार बार खरीदारी करने शहर जाना पड़ेगा। तो तू ज्यादा कीमत में कम सामान दिया कर। अरे भाई, ये तो बेईमानी हुई। अरे तो तू ईमानदारी से कौन सा कलेक्टर बन गया? हाँ, ये देख, जरा सी बेईमानी ने मेरे घर का नक्शा ही बदल दिया। नहीं नहीं मित्र, ऐसे पैसे तो आ भी जाएंगे तो साथ में बददुआ लेकर आएंगे। किसी की मेहनत की कमाई को मैं ऐसे बेईमानी से नहीं हड़प सकता। तो अपने ईमान की चटनी बना और जिंदगी भर उससे रूखी रोटी खा। ऐसी बात नहीं है मित्र, मेरी मानो तो तुम भी ये सब काम छोड़ दो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। तभी विजय की पत्नी खाना लेकर आती है। रहने दीजिए भाभी, इस पाप के 56 भोग के आगे मेरी मेहनत की रूखी रोटी ही भली है। मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद विजय के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। हे भगवान, इन्हें मेरा पता किसने दे दिया? तुमने पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स जमा नहीं किया है। तुम्हारी दुकान, जमीन, जायदाद सब जब्त किया जाता है। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। विजय की दुकान और बंगले पर ताला लग जाता है। वो झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो जाता है। देखिए जी, ये कुछ गहने हैं, मेरी माँ ने दिए थे और मैंने ना इन्हें बगीचे में छुपा दिए थे। आप इन्हें बेचकर कुछ पैसे ले लीजिए और शहर जाकर कोई नया धंधा कर लीजिए। ठीक है भगवान, कल ही जाता हूँ। विजय अगले दिन मोहन की दुकान पर पहुँचता है। विजय तुम? अरे ये क्या खस्ता हाल बना रखा है मित्र। अरे क्या बताऊं तुमसे, जाने किसकी बुरी नजर लग गई, सब चौपट हो गया। खैर, ये कुछ गहने हैं, 8-9 तोला सोना होगा। मुझे इसके बदले पैसे दे दो, कुछ नया इंतजाम करता हूँ। वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें 5 तोले के ही पैसे दूंगा। क्या? तुम्ही ने तो सिखाया है मित्र। अरे पर अभी मेरे बहुत बुरे दिन है, ले देकर बस यही गहने बचे हैं मेरे पास। ये सब सोचूंगा तो पैसे कब कमाऊंगा, तुम ही समझा रहे थे ना। ठीक है, जितना मुनासिब समझो दे दो। विजय 5 तोले के पैसे लेकर दुखी होता हुआ शहर की ओर चला जाता है। उधर मोहन विजय के घर जाकर
उसकी बीवी को बाकी के पैसे देकर पूरी बात बताता है। घर का जरूरी खाने पीने का सामान भी रखवा देता है। भैया, आपका ये उपकार रहेगा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। मैंने जो कुछ भी किया विजय को सही राह दिखाने के लिए। शाम को जब विजय वापस आता है, उसकी पत्नी उसे पूरी बात बताती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ सो हुआ। अब नया काम पूरी लगन और ईमानदारी से करिएगा जी। शिक्षा, बेईमानी से कमाया गया धन कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता। पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती है, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती है, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है।
लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ, फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए।